So hello everyone, welcome to botany class and I am your botany educator. चलो कंटिन्यू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया था कि किस तरीके से स्टेप्स होती हैं जब अपन बायोटेक को यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, आइसोलेट करने के बाद उसको फ्रेगमेंटेड भी कर दिया। फ्रेगमेंट करने के लिए अब हमने करा जो भी एंजाइम यूज़ करे, यू नो दैट वेरी क्लियर, ओके। फिर उसको अपन ने क्या किया है, उसको सेपरेट किया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, उसे इल्यूट भी करा है थ्रू द इल्यूजन। अब हम क्या करने वाले हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन करने वाले हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन की मेथड होता है, आइसोलेशन का मेथड होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पीसीआर, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी जहाँ पर एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा उस डीएनए फ्रेगमेंट का। जो भी हमने डिज़ायर पार्ट निकाला है डीएनए से, अब हम उसका एम्प्लीफिकेशन करने वाला है, उसका नंबर इंक्रीज करने वाले हैं थ्रू द पीसीआर। तो यहाँ पे लिखा है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर। जो भी हमारी इंटरेस्ट वाली जीन है, हमें उसका एम्प्लीफिकेशन करना है और जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ लेने वाले हैं दैट इज़ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो इस तरीके की टेक्निक होती है, अभी अपन देखने वाले हैं कि इसमें होने क्या वाला है। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, जो भी हमने डिज़ायर हमने लिया पूरा डीएनए आइसोलेट करने के बाद, जो इसका फ्रेगमेंट हमने लिया है, अब हमें उसको क्या करना है, एम्प्लीफाई करना है। एम्प्लीफाई करने के लिए अपन पीसीआर कर रहे हैं। पीसीआर का पूरा मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन या फिर जो डीएनए हमने लिया है इंटरेस्ट का, वो सिंथेसाइज होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब जो अपन शरीर के बाहर करते हैं, हमारी बॉडी से बाहर जब हम टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो इन विट्रो हो गया। सो इन विट्रो यूजिंग अ सेट ऑफ 2' एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो हम यहाँ पर डीएनए का जब एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, मीन उसका नंबर को भी बढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ लेते हैं, प्राइमर्स का यूज़ लेते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यूज़ में लेते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, लेट्स सी कि इसमें होने क्या वाला है। जब हम डीएनए लेते हैं, मैं आपको इस तरीके से डीएनए शो कर रही हूँ, 5', 3', 3', 5', एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अभी इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस इज आवर डीएनए। हमने क्या करा, हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमारा जो डिज़ायर वाला पार्ट था, डिज़ायर जीन थी, जो भी हमने आइसोलेट करी है थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब अपन ने उसको यहाँ पे डाल दिया। इसके साथ साथ हम यहाँ पे प्राइमर्स डालेंगे। ये प्राइमर्स क्या होते हैं, ये डीएनए के बना हुआ 17 से लेकर 30 न्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा सीक्वेंस होता है। क्योंकि अगर हमें डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में आपने देखा है कि प्राइमर लगाते हैं, बिना प्राइमर लगाए आप रेप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, सिंथेसिस नहीं कर पाओगे। आपको फ्री OH चाहिए होता है ना, 3' OH पे, 3' पे फ्री OH चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, एक नया स्ट्रेन की सिंथेसिस कर सकें। तो यहाँ पे भी प्राइमर चाहिए होगा जो 17 से 30 न्यूक्लियोटाइड का होता है, छोटा सा सीक्वेंस होता है। अब ये प्राइमर चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्यों, ताकि वो सिंथेसिस कर सके, क्योंकि इन 2 स्ट्रैंड से मेरे को बहुत सारे डीएनए बनाने हैं। अब वो कैसे होगा, सबसे पहली स्टेप होगी कि इसको टेम्परेचर दिया जाएगा। अभी अपन देखेंगे कितना टेम्परेचर दिया जाता है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया जाता है 90 से 92 डिग्री सेल्सियस का। अब उसके बाद जैसे अपन टेम्परेचर देंगे तो जो उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो हमारा जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो चुका है, ये डीनेचर हो चुका है। इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है। तो जो फर्स्ट स्टेप हुई, वो फर्स्ट स्टेप क्या हुई, डीनेचुरेशन। क्या हुई, डीनेचुरेशन, यानी कि जो डीएनए अभी था कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करी हुई थी, अब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर हाई हो गया तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए और डीएनए जो है उसके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ये फर्स्ट स्टेप होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सेकेंड स्टेप होती है एनेलिंग।
एनेलिंग। एनेलिंग के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देते हैं, 68 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पे कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पर अब प्राइमर्स क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, प्राइमर बेटा बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्यूब के अंदर क्या डाले हुए थे, प्राइमर। अब अगर प्राइमर डी नेचर पे बाइंड क्यों नहीं किए, क्योंकि डी नेचर पे टेम्परेचर बेटा बहुत हाई था। प्राइमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करते हैं, प्राइमर कैसे बाइंड करते, नहीं कर सकते थे। तो फिर टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कम करना पड़ता है, ताकि जो हमारा प्राइमर है वो जाकर बाइंड कर सके। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइमर आकर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, 3 प्राइम पे फ्री OH मिल जाएगा, इधर भी लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, प्राइमर्स ने पेयरिंग कर ली। प्राइमर्स जो थे वो 3 प्राइम एंड्स पे जाकर प्राइमर बाइंड हो गए। कब, एनेलिंग स्टेप के अंदर। तो एनेलिंग में क्या हो गया, हमारे प्राइमर्स जो हैं वो बाइंड कर गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है हमारी थर्ड स्टेप। कौन सी है, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि अब जो टैग पॉलीमरेज है, यानी कि जो भी डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। क्या करेगा, सिंथेसाइज। तो ये रहा अपना, दोनों जो अलग अलग हो चुके थे वो यहाँ पर हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे हमारे प्राइमर्स भी बाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज आया। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता हुआ जाएगा, यहाँ पे सिंथेसिस करता हुआ जाएगा, ये सिंथेसिस करता हुआ जाएगा। इससे क्या बन गया, एक डीएनए से हमारे पास क्या बन गए, 2 डीएनए कॉपीज बन गई, 2 बन गए। तो एक से कितना बना, 2 बने, है ना। तो यानी कि क्या हो गया, नंबर डबल हो गया, कॉपीज बन गई। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हुई थी। तो स्टेप 1 क्या होती है, डीनेचुरेशन। क्या होती है, डीनेचुरेशन। यहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है, जिससे कि डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड में हो जाता है। अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट, पेयरिंग कर रखी है, लेकिन टेम्परेचर हाई करेंगे तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएंगे और दोनों सिंगल स्ट्रैंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। एंड ईच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फंक्शन एज अ टेम्पलेट। अब दोनों ही स्ट्रैंड एक सिंगल टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, मीन्स अब उनसे क्या हो जाएगा, एक नया डीएनए बनेगा। स्टेप 2 कहती है एनेलिंग, यानी कि कूलिंग। थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देंगे, लाइक 54 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रख देंगे, जिससे की वजह से जो डीएनए है प्राइमर, डीएनए के प्राइमर से, वो आरएनए के प्राइमर नहीं बनते यहाँ पे डीएनए के प्राइमर बनाए जाते हैं, आर अटैच टू एट 3 प्राइम एंड। कहाँ पे अटैच करते हैं, 3 प्राइम एंड पर अटैच करते हैं। ये रहा 3 प्राइम एंड, जो हमारा दोनों स्ट्रैंड है ना, दोनों स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड पे क्या अटैच कर देंगे, यहाँ पे प्राइमर को अटैच कर देंगे ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये स्टेप एनेलिंग समझ में आएगी। फिर आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन जो हम वापस से टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 72 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल पॉलीमरेज होता है, दैट इज टैग पॉलीमरेज। क्या होता है, टैग पॉलीमरेज, जो कि सिंथेसाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड को ओवर बोथ टेम्पलेट के ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही, 3 स्टेप है। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है कि आपके जो दोनों स्ट्रैंड थे जहाँ पे हाइड्रोजन पेयरिंग हो रखी थी, अब हाई टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। अब दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। ये दोनों अब क्या करेंगे, एज अ टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। किसकी तरह करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। अब ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होती है जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, कूलिंग कर दी जाती है। इस स्टेप को कहते हैं एनेलिंग। एनेलिंग पे क्या होता है कि अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, एंड है, तो इस 3 प्राइम पे क्या होगा बेटा, प्राइमर आकर बाइंड कर जाएगा। प्राइमर कैसे आके बाइंड कर, बिकॉज टेम्परेचर कम कर दिया गया है। अगर टेम्परेचर कम हो गया है मीन्स अब प्राइमर आके बाइंड करेगा। प्राइमर 3 प्राइम एंड पर बाइंड कर जाएगा। इज दैट क्लियर।
एंड जो थर्ड स्टेप होगी दिस इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हमारा टेक पॉलीमरेज आएगा। टेक पॉलीमरेज हाई टेम्परेचर पे भी काम कर जाता है। अभी देखेंगे कि ये हमने पॉलीमरेज किससे निकाला है ना। थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है जो कि हाई टेम्परेचर पे मिलता है, तो ये हमने पॉलीमरेज जो है वो उसी से निकाला है और उसको यूज़ किया जाता है इन द PCR ताकि वो हाई टेम्परेचर पर DNA का एम्प्लीफिकेशन कर सके, DNA की कॉपीज़ बना सके। अब बात समझ में आ गई होगी। तो ये स्टेप्स आ गई बात समझ में। सबसे पहले डीनेचुरेशन किया। डीनेचुरेट टेम्परेचर हमने 94 डिग्री सेल्सियस रखा, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, सिंगल टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। इसके बाद एनेलिंग करी, जहाँ पे अपन ने टेम्परेचर 68 या फिर अपन ने जो लिखा गया है दैट इज़ 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, जिसकी वजह से थोड़ा कूल डाउन हो गया। और इस स्टेप पे हमारे ये कौन है, पिंक पिंक हमारे प्राइमर्स हैं, तो ये प्राइमर्स आकर यहाँ पर बाइंड कर गए। प्राइमर बाइंड करना ज़रूरी है बिकॉज यही क्या करेंगे, हमारा एम्प्लीफिकेशन को स्टार्ट करवाएंगे, पॉलीमरेज काम कर पाएगा। फिर अब यहाँ पे जो आप पॉलीमरेज आता है इसको कहते हैं टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज पूरी की पूरी सिंथेसिस करता हुआ जाता है और DNA का एम्प्लीफिकेशन हो जाता है। देखो वापस से यहाँ पे स्टेप्स को दिखाया गया है। सबसे पहले अपन डीनेचुरेशन करेंगे, 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसके बीच के जो बॉन्ड्स थे वो क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। एनेलिंग करेंगे यानी कि कूलिंग करेंगे, जिसके वजह से हमें 3 प्राइम एंड पर कौन बाइंड होता हुआ नजर आ जाएगा, प्राइमर बाइंड होते हुए नजर आ जाएंगे। कौन बाइंड होता हुआ नजर आएगा बेटा, यहाँ पे प्राइमर्स आकर बाइंड हो जाएंगे। एक्सटेंशन यानी कि वापस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिर यहाँ पर कौन आकर बाइंड कर जाएगा, टैग पॉलीमरेज आकर बाइंड कर जाएगा, जो 72 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। ये पूरी प्रोसेस होती है PCR की। स्टेप्स याद रखना ज़रूरी है। पहला है डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। क्या ये बात समझ में आ गई, PCR ने किस तरीके से काम किया, कैसे उसने एक डबल स्ट्रैंडेड DNA से 2 डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन कर दिया। तो आफ्टर एन साइकिल ऑफ, अब ये साइकिल्स क्या है, चलती रहती है, बहुत ज़्यादा हमें नंबर ऑफ DNA मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ DNA की तो मैं 2 की पावर n, ठीक है। n जो होता है वो नंबर ऑफ साइकिल्स है ना। जैसे कि अपने को बोला कि PCR के अंदर 2 साइकिल चलाई गई है और हमें दे रखा था 1 स्ट्रैंड, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। n का मतलब साइकिल है, तो 2 की पावर कितनी लगेगी, 2, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 4। तो हमें ये पता लग गया कि हमने 4 डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे 2 साइकिल चलाए हैं, 2 साइकिल से इतने। अगर 3 साइकिल होते तो पावर 3 लगा देते, 4 साइकिल होते तो 4 पावर लगा देते। इस तरह से अपन क्या कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि कितने साइकिल से हमें कितने प्रोडक्ट मिल रहा है, कितना एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। अब अपन ने, हमने इतनी स्टेप्स तो क्लियर हो गई कि हमने चलो हमारी डिज़ायर जो जीन थी उसका नंबर भी बढ़ा दिया। अब अपन जो डिज़ायर जीन मिल गई है तो अब उसको इंसर्ट करा दो ना यार। अब तो वेक्टर बेचारा वेट कर रहा है, वेक्टर में ऐड करा दो। अब क्या करने वाले हैं, लाइगेशन करने वाले हैं डिज़ायर जीन फ्रेगमेंट का वेक्टर के अंदर। देखो सिंपल सा है, ये वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो है वो पूरा का पूरा DNA है, जिसमें इतना पार्ट हमारा डिज़ायर जीन वाला है। इसको तो अपन ने कट कर लेंगे बाय द इको R1। इको R1 से कट करने के बाद जब डिज़ायर जीन मिलती है, इसका अपन ने आइसोलेट भी किया है। प्रैक्टिकली सोचो कि क्या क्या हमने किया होगा। सबसे पहले हमने सेल में से DNA निकाला है, DNA को निकालने के बाद हमने उसको रेस्ट्रिक्शन से कट किया। अब वो कट क्या हमें ऐसे नहीं मिलेगा ना, हमें टेक्निक परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट करने के लिए जेल कर दिया। जेल पे हमें जब आइसोलेट किया, अब वो तो कुछ ही मिले हैं, हमें तो बहुत सारे चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या एक लेके करेंगे क्या, वो क्या विजिबल है क्या, नहीं। तो फिर यहाँ पर क्या किए जाते हैं, एम्प्लीफिकेशन करा, तो बहुत सारे डिज़ायर जीन बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से जब बहुत सारे डिज़ायर जीन होते हैं, ये बहुत सारे डिज़ायर जीन हैं एक ट्यूब के अंदर, और बहुत सारे वेक्टर्स भी रख देंगे। अब क्या होगा, इनके बीच में लाइगेशन होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या ऐड किया जाएगा, लाइगेज ऐड किया जाएगा, जो इनके बीच में क्या कर देगा, रिकॉम्बिनेशन करवा देगा। तो लाइगेज कैसे, यहाँ पे भी इको R1 ने सेम जगह कट किया, यहाँ पे भी इको R1 ने सेम जगह कट किया। अब ये दोनों एक दूसरे से DNA लाइगेज के थ्रू जुड़ जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट DNA यहाँ पर बन जाएगा।
बन गया। अब अपन करने वाले हैं, जब अपन ने रिकॉम्बिनेंट बना ही लिया है, अब इस वेक्टर को अपने को होस्ट के अंदर भेजना है। कहाँ भेजना है? होस्ट के अंदर। देखो होस्ट में जो भेजने का तरीका है वो दो ही, एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई वेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट हमारी डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब उसका तरीका है एक तो माइक्रो इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन के थ्रू, दूसरा होता है पार्टिकल गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड जहाँ पे बम्बार्टमेंट की जाती है। किस तरीके से की जाती है देखेंगे। इसके बाद होता है कि इनडायरेक्ट मेथड जहाँ पे अपन वेक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं। सो जब वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो बाय द इन प्लांट्स में करेंगे, इन एनिमल्स में, इन बैक्टीरियाज के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन की। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? इस तरीके से सिरिंज होती है, इस सिरिंज के अंदर क्या किया जाता है? डिज़ायर जीन भरी जाती हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर जो हमारी होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये होस्ट सेल में इंजेक्ट करे तो यानी कि इसके पास सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, यानी कि दिस इज सूटेबल फॉर द एनिमल सेल। तो दिस मेथड इज बेस्ट होता है एनिमल सेल के लिए बिकॉज यहाँ पे कोई सेल वॉल नहीं होती है, बिकॉज यूज्ड फॉर प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। लेकिन अपन इसको प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसा प्लांट जिसके पास सेल वॉल ना हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट, है ना। तो यानी कि जो बेस्ट सूटेबल होगा माइक्रो इंजेक्शन करना वो होगा सूटेबल मोस्ट एनिमल के लिए, बिकॉज एनिमल जो सेल होती हैं उनके पास सेल वॉल नहीं है। सो दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन। फिर नेक्स्ट होता है पार्टिकल गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड या फिर जीन गन। तो इस तरीके से गन होती है ना। अब उस गन के अंदर क्या होती हैं? गोल्ड या फिर टंगस्टन। टंगस्टन के पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा डिज़ायर जीन जो होता है वो अटैच रहता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है? इनकी बम्बार्टमेंट ऐसे फेंका जाता है ना, बम्बार्टमेंट की जाती है। तो ये प्लांट सेल के लिए सूटेबल होते हैं। द सेल्स आर बम्बार्टेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड या फिर टंगस्टन के लिए जाते हैं, जिस पर डिज़ायर डीएनए की कवरिंग होती है, और जो टारगेट सेल्स होती हैं उन टारगेट सेल पर इनको भेजा हुआ जाता है। अब आता है दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन। एक और अलग मेथड है डायरेक्ट वाला इलेक्ट्रोपोरेशन। यहाँ पे क्या किया जाता है? एक थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी क्या होते हैं? पोर्स क्रिएट किए जाते हैं जिसके थ्रू डिज़ायर जीन को भेज दिया जाता है। तो ये ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी पोर क्रिएट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ताकि जो फॉरेन डीएनए है उसको फैसिलिटेट कर सके, उसकी वहाँ पे एंट्री को फैसिलिटेट कर सके, उसे भेज सकें। फिर आता है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा? केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि PEG यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जो क्या हेल्प करता है? डिज़ायर जीन को अपटेक करने के लिए हेल्प करता है। तो केमिकल्स का भी यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लिपोसोम की। अब लिपोसोम क्या होता है? सो देखो, लिपोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है लिपिड बाइलेयर की। क्या होती है? लिपिड बाइलेयर की स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बाइलेयर है, एक पूरी गेंद जैसी स्ट्रक्चर होती है, बॉल होती है ना पूरी, इस तरीके से है ना, पूरी बॉल की तरह स्ट्रक्चर होती है, बाइलेयर होती है जैसे कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो उस तरीके की लिपोसोम स्ट्रक्चर होती है। इस लिपोसोम के अंदर हम हमारे डिज़ायर जीन को भेज देते हैं। अब ये लिपोसोम जो होता है बेटा, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। इसके पास भी क्या होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। अब जो दो सेम चीज़ें हैं इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा तो लिपोसोम का को कहाँ में एंट्री मिल जाएगी? सेल के अंदर एंट्री मिल जाएगी। अगर मिल गई तो अपनी डिज़ायर जीन को ट्रांसफ़र भी कर देगा। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है। तो इन दिस मेथड डिज़ायर डीएनए एनक्लोज्ड होता है एक लिपिड बैग के अंदर। ये लिपिड का बैग होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाइलेयर वहाँ पे लिपिड्स होते हैं। दिस लिपिड बैग, अब ये जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है यहाँ की मेम्ब्रेन से, है ना, जिसकी वजह से अंदर जाके अपना जो भी जीन है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब अपन देखने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड थ्रू दी वेक्टर। अब वेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे हम? अब ट्रांसफ़र करेंगे।
पहले अपन देखने वाले हैं प्लांट के अंदर कि प्लांट में कैसे होता है। तो जीन ट्रांसफर इन प्लांट, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अब बैक्टीरियम है यानी कि बैक्टीरिया है, पता लग गया। इस बैक्टीरिया के पास क्या होता है, यहाँ पे डीएनए यानी कि प्लाज्मिड है। अब इसका जो टी डीएनए है, इस टी डीएनए के पास टीआई जीन है। टीआई जीन का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन्स है जो क्या करती हैं, प्लांट में अगर कभी भी कट लग गया, वहाँ पे वुंड हो गया है ना, तो फिर इनको बैक्टीरिया को जगह मिल जाती है कि अब अपने को जाके वहाँ पे इन्फेक्शन करना है। जैसे ही इनको वुंड के पास जाएंगे, वहाँ पर अपना जो जीन है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्लांट सेल के पास, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ग्राउंड गोल्ड डिसीज़ हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि टीआई प्लाज्मिड जो है, ये जो है वो उसको यहाँ के थ्रू भेजेगा और जैसे ही वो प्लांट सेल के पास जाएगा तो वहाँ पे क्राउन गोल्ड डिसीज़ कर देगा डाइकोट प्लांट में। अब यहाँ पे जो टी डीएनए होता है, उस टी डीएनए के पास क्या होता है, अगर आपने हार्मोन्स पढ़े हैं, प्लांट हार्मोन्स पढ़े हैं, तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके पास होता है टी डीएनए जो है, इसके पास ऑक्सिन साइटोकाइनिन की जीन्स होती है। ऑक्सिन क्या करती है, सेल इलोंगेशन करवाती है। साइटोकाइनिन क्या करवाती है, सेल डिवीजन करवाती है। मीन्स अब इस हमें बात क्लियर हो गई कि ये क्यों ट्यूमर कॉज कर रही है, क्यों कैंसर कर रही है। कैंसर वही तो है, ट्यूमर वही तो है, जब सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड करती है, वही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑक्सिन एंड द साइटोकाइनिन। तो ये ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन क्या करती हैं, वहाँ पे ट्यूमर कॉज कर देते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल, दिस कॉज अनकंट्रोल सेल डिवीजन विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गोल, जिसकी वजह से क्या होता है, क्राउन गोल डिसीज हो जाती है। ये क्या करेगा, अपना फटाफट नंबर इंक्रीज करेगा और बहुत सारे नंबर बना लेगा और यहाँ पे इस तरीके से ट्यूमर कोज कर देगा। ये रही बेटा अपने पास टीआई जीन, है ना। ये टीआई जीन क्या करेगी, अगर इस प्लांट के पास चली गई, अगर इस प्लांट के पास चली गई तो ये इसके जो मेन क्रोमोसोम है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। प्लांट का अपना खुद का डीएनए है ना। अगर प्लांट के खुद के डीएनए के अंदर ये जो बेचारा बैक्टीरिया है, तक खतरनाक बैक्टीरिया है, अगर इसका टी डीएनए आकर इंसर्ट हो गया, दैट मीन्स अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही है कि टी डीएनए इंसर्ट हो जाता है होस्ट के डीएनए में। ये हमारी प्लांट की सेल है, इसके अंदर हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर ट्यूमर हो गया, यानी कि क्राउन गोल डिसीज यहाँ पर हो जाती है। Gene transplant tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plant। लेकिन अब क्या कर देंगे हम, बाय दी बायोटेक्नोलॉजी क्या कर दिया जाएगा कि जो टीडीएनए वाला पार्ट था उसकी जगह पर अपन क्या कर देंगे, हमारा डिज़ायर जीन डाल देंगे। अगर वहाँ से टीडीएनए ही चला जाएगा, मीन्स अब वो क्या नहीं कर सकता, ट्यूमर नहीं कर सकता, यानी कि वो अपना पैथोजेनिक होने का जो गुण होता है उसको लॉस कर चुका है। अब वो पैथोजेनिक नहीं रहा, बिकॉज हमने वहाँ पे मॉडिफिकेशन किया है, वहाँ पे हमने हमारा डिज़ायर जीन को ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमने टीआई प्लाज्मिड को डिसआर्म कर दिया। हमने यहाँ पर जहाँ पे टीआई डीएनए था वहाँ पे अपन ने क्या डाल दी, यहाँ पे डिज़ायर्ड जीन डाल दी, जिसके वजह से हमें क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड मिल गया। रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड मिल गया। इसने अपना पैथोजेनिक कैसे लूज किया, क्योंकि हमने क्या डाला है, डिज़ायर जीन। फॉर जीन मैनिपुलेशन द हार्मफुल टीआई जीन आर रिमूव्ड फ्रॉम द टीआई प्लाज्मिड। नाउ दिस प्लाज्मिड को कहेंगे डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड। एट द प्लेस ऑफ टीआई जीन डिज़ायर जीन को इंसर्ट करेंगे। अब डिज़ायर जीन ट्रांसफ़र करेंगे प्लांट के अंदर, जहाँ पे टी डीएनए अलॉन्ग विथ ग्रेड जो भी उसके अंदर है वो अब इंटीग्रेट हो जाएगा जो प्लांट की सेल का मेन क्रोमोसोम है उसके साथ। अब एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरस जी हैं, ये रेट्रोवायरस को डिसआर्म किया जाता है और फिर इसको यूज़ किया जाता है ताकि डिज़ायरेबल जीन का ट्रांसफ़र कर सकें होस्ट के अंदर। अब यहाँ पे बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, देखो जब भी हमें ना डिज़ायर जीन को भेजना है ना, तो उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, क्योंकि अगर कोई भी होस्ट सेल है उसके पास भी कवरिंग होगी, उसके पास भी सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब हमें इजी नहीं है अपनी जीन को भेजना,
थ्रू द वेक्टर भी या इंजेक्शन के भी किसी भी तरीके से ईजी नहीं है। तो फिर यहाँ पर कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है हमारी होस्ट सेल को, जिसके अंदर हम हमारे डिजायर्ड जीन डाल रहे हैं ना, उसको तैयार करना होता है, उसे कॉम्पिटेंट या समर्थ बनाना रहता है, ताकि वो क्या एक्सेप्ट कर सके, हमारे डिजायर प्रोडक्ट को या फिर वेक्टर को एक्सेप्ट कर सके। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को बेचारे को हीट शॉक दिए जाते हैं। सबसे पहले ठंडा, ठंडी के बाद गर्म, फिर ठंडा, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे पोर क्रिएट होता है, जहाँ से अपन इजीली क्या कर देते हैं, अपना डिजायर जीन की एंट्री करवा देते हैं। तो यहाँ पे है जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। Since DNA is a हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यानी कि वाटर लविंग है, तभी तो ये बैक्टीरिया के अंदर फ्रीली पड़ा हुआ रहता है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डीएनए को हम सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं करवा सकते हैं। टू मेक सेल कंपोनेंट, सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना है, होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, तो सेल को ट्रीट किया जाता है विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम। अब कैल्शियम बेटा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, आयन, जिसको याद रखो। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये रही हमारी होस्ट सेल, इसमें हमने को अपना आरडीएनए यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भेजना है। हमने इसमें कैल्शियम भी ले रखा है। सबसे पहले अपन इसको क्या रखेंगे, चिल्ड में रखेंगे, आइस टेम्परेचर में रखेंगे, जहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको फटाफट से सडनली क्या करेंगे, यहाँ पे 42 डिग्री सेल्सियस पे डाल देंगे, यानी कि थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर दे देंगे अचानक से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, पोर क्रिएट हो जाएगा। अगर पोर बन जाएगा तो हमारा जो ये रिकॉम्बिनेंट है वो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, हमारे जो होस्ट सेल है उसके अंदर। वापस से क्या करेंगे, इसको एकदम ठंडे टेम्परेचर सडन ट्रांसफ़र करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी की वजह से वापस जो है वो मेम्ब्रेन का चेंजेस होते हैं, या ये हमारी कॉम्पिटेंट बनती है, क्योंकि इजीली हम डीएनए को जो वेक्टर है उसको नहीं भेज सकते हैं होस्ट सेल के अंदर, क्योंकि उसको भेजने के लिए हमारी जो होस्ट है वो भी तो अपनी कवरिंग है ना, वैसे कैसे एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं कर सकती। तो फिर इसको क्या बनाया जाता है, कॉम्पिटेंट बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर हीट शॉक दिया जा रहा है, हीट शॉक से उसकी मेम्ब्रेन ब्रेक करी जा रही है, उसकी वॉल ब्रेक करी जा रही है, जिसके थ्रू जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। अब अपन सिलेक्शन करेंगे ऑफ सेल हैविंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कि उसमें वो ट्रांसफर हुआ है, तो क्या वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, है ना। अपन देखो, हमेशा याद रखो कि जब अपन ने क्या कर रहे हैं, होस्ट है, होस्ट के अंदर अपन डाल रहे हैं। अब ऐसे थोड़ी ना कि अपने को सब कुछ दिख रहा है अपन डाले जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना हो रहा है। मैंने आपको ये कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर ये होस्ट सेल है और अगर आप इस होस्ट सेल के अंदर क्या डाल रहे हैं, अपना रिकॉम्बिनेंट डाल रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट को अगर यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये प्लाज्मिड या ये वेक्टर यहाँ पर एंट्री ले ही ले, ज़रूरी नहीं है। तो ये यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं, यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी बना सकता है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, या तो नहीं भी जा सकता और जा भी सकता है, तो ट्रांसफॉर्म्ड भी हो सकता है। अब इसके अलावा अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे वेक्टर भी तो बने हैं ना, कुछ तो ऐसे हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट नहीं बने, कुछ हैं जो रिकॉम्बिनेंट बन गए। ये बात हमने कल की क्लास में भी पढ़ी थी कि कुछ वेक्टर क्या होते हैं, जब कट लगता है तो वापस से जुड़ जाते हैं, तो वो कोई फिर डिज़ायर से जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट भी तो जा सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी तो जा सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसी चीज़ का पता लगाना है। तो उसका पता लगाने के लिए अपन कर रहे हैं, कल एक और चीज़ थी, देखो कि हमारे पास जब कोई वेक्टर है और इस वेक्टर के पास अगर यहाँ एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन मैंने इस एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर क्या कर दिया, मेरी डिज़ायर वाली को ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिज़ायर वाले पार्ट को ऐड कर दिया,
तो जो अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस थी वो तो ख़त्म, वो तो अपनी पावर लॉस कर देगी, बिकॉज मैंने क्या डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, मेरा डिज़ायर जीन डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इनएक्टिवेशन किया है। क्या किया है, इनएक्टिवेशन। इनएक्टिवेशन बाय इंसर्शन। चलिए देखो, इंसर्शन इनएक्टिवेशन देखने जा रहे हैं कि ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिज़ायर जीन, जब हम अपने डिज़ायर जीन को इंसर्ट कराते हैं विथ इन सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर, सेलेक्टेबल मार्कर क्या होती है बताओ, मैंने आपको कल बताया था कि सेलेक्टेबल मार्कर हमें ट्रांसफॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताती है, आइडेंटिफिकेशन करवाती है। तो हमने इन्हीं मार्कर जीन के साथ क्या कर देंगे, जब इन्हीं के अंदर डिज़ायर जीन को डाल देते हैं वेक्टर में, तो ये जो मार्कर जीन्स है वो इनएक्टिव हो जाती है या अपने फंक्शन को लॉस कर देती है। इसे ही कहते हैं इंसर्शन एक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन की वजह से इनएक्टिव हो जाना, दिस प्रोसेस इज इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ये रहा हमारा PBr 322। क्या है PBr 322? अब इसमें क्या हो रहा है, इसके पास ये रही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये रही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, लेकिन मैंने इस पूरे टेट्रासाइक्लिन के अंदर देखो, ये जो पूरा टेट्रासाइक्लिन था, इस पूरे टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या कर दिया गया है, यहाँ बीच में मैंने अपनी डिज़ायर जीन को इंसर्ट करा दिया है। तो यहाँ पे डिज़ायर जीन आ गई, तो इस डिज़ायर जीन ने क्या कर दिया, ये जो सेलेक्टेबल मार्कर था, टेट्रासाइक्लिन था, इस टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिव कर दिया। इनएक्टिव टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को इनएक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रोसेस को बेटा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन जीन बाय द, ये इंसर्शन के थ्रू तो कर रही है, इंसर्ट करिए अपन ने, जिसकी वजह से बेचारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हट गया, इससे इनएक्टिव हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। यहाँ पे एक और है PUC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये इसका फुल फॉर्म है, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 18। यहाँ पे क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पर LAC-Z जीन है। ये LAC-Z जीन का काम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अपन ने कहाँ पढ़ा था, ओपेरोन। ओपेरोन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस तरीके से काम करता है ना। तो ये ओपेरोन का पार्ट है। अगर हम इस LAC-Z के जीन के बीच में हमारी डिज़ायर जीन को इंसर्ट करा देते हैं, अगर इंसर्ट करा दिया तो फिर क्या होगा, इनएक्टिवेशन हो जाएगा LAC-Z जीन का। तो ऐसे इनएक्टिवेशन को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। ओके, तो ये दोनों बात समझ में आई क्या, ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन पॉइंट क्लियर हो जाता है आपका। चलिए अब यहाँ पर अपन एंटीबायोटिक देखने जा रहे हैं कि सिलेक्शन हो रहा है बाय 2 एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन। अब अपन ने जो भी है होस्ट के अंदर डाला है, क्या करा है, वो डाल दिया। अब अपन देखना चाहते हैं कि जो आया है वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, क्या वो ट्रांसफ़र भी हुआ है या नहीं हुआ, तो अपन बस वही चेक करने जा रहे हैं। ये रहा हमारा प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस वाली जीन है। ये यानी कि ये हमारा है नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA NR, नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA। अभी मैंने इसके अंदर कोई डिज़ायर जीन नहीं डाली है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, ये सिंपल सा हमारा वेक्टर है, प्लाज्मिड है। दूसरा ये है कि जब मैंने अपनी जीन, अपनी डिज़ायरेबल जीन को इंसर्ट करा, कहाँ इंसर्ट किया, इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में। ये पूरी टेट्रासाइक्लिन थी, इस टेट्रासाइक्लिन के बीच में मैंने अपनी डिज़ायर जीन को इंसर्ट कर दिया। जब इसको इंसर्ट कर दिया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगी। इनएक्टिव हो जाने के मतलब ये अपना काम नहीं करेगी। अगर हमने इसको, इस वेक्टर को अगर हमने एंटीबायोटिक में रखा, कौन सी, टेट्रासाइक्लिन, तो फिर ये ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इनएक्टिव हो गई है। किसने किया, डिज़ायर जीन ने किया। ये तो है हमारा रिकॉम्बिनेंट
DNA डिनोटेड बाय R। अब हम इन दोनों तरीके के प्लाज्मिड या वेक्टर को ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं होस्ट सेल के अंदर। कहाँ? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। ये रही हमारी होस्ट सेल, 3 होस्ट सेल है। कुछ होस्ट सेल ऐसी हैं जिनके अंदर ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया हमारे रिकॉम्बिनेंट को, या फिर जो वेक्टर है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो कहलाता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तो उसने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुए। ठीक है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। दूसरी सेल्स ऐसे मिली जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तीसरी सेल में भी ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र तो हुआ है। अब इसका हुआ है कैसे पता लगा? मैंने इस सेल को एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के अंदर रखा तो ये मर जाती है, ये ग्रो नहीं करती है। क्यों नहीं कर रही है? आप क्या सोचोगे? अगर कोई बैक्टीरिया सेल है ना, और मैं उसको ऐसी डिश के अंदर रख रही हूँ, ऐसी पेट्री डिश के अंदर रख रही हूँ जिसके अंदर मैंने एंटीबायोटिक्स डाली है, दवाइयाँ डाली हुई है। कौन सी दवाई? टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, इस तरीके की दवाइयाँ डाली हुई है। अगर मैं इसके अंदर मेरी फर्स्ट वाली सेल को डाल दूँगी तो ये बेचारी मर जाएगी, ये ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ये हम सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? बिकॉज वो ग्रो नहीं हुई। यानी कि ग्रो क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं थी। अगर नहीं है मतलब उसके अंदर कोई वेक्टर आया ही नहीं। वेक्टर नहीं आया यानी कि ये हमारी कैसी हो गई? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये हमने पता लगा लिया। फिर हमने इस वाली सेल को लिया। ये वाली सेल जब अपन दोनों दवाइयों के अंदर डालते हैं इस बैक्टीरियल सेल को तो ये ग्रो कर जाती है। तो हम सोच रहे हैं यार ये एम्फिसिलिन में भी ग्रो कर गई, ये टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर गई, यानी कि इस सेल के अंदर हमारा प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो चुका है। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में ही तो रेजिस्टेंस जीन है ना बेटा, तो रेजिस्टेंस जीन थी वो ट्रांसफ़र हो गई होगी, जिसके वजह से ये बैक्टीरियल सेल मेरी इन दवाइयों के अंदर भी ग्रो कर रही है। तो मुझे पता लग गया कि ये वाली सेल्स क्या होंगी? ट्रांसफॉर्म्ड है, यानी कि प्लाज्मिड आया हुआ है लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे पता लगा? क्योंकि वो दोनों दवाइयों में ग्रो कर रही है, इसीलिए हमें पता लगा। अब इस ए को कर लिया हमने, पता लग गया, बी का पता लग गया। अब चलो सी वाली सेल का पता करते हैं। इसे हमने पहले एम्फिसिलिन दवाई के अंदर रखा तो ये ग्रो कर जाती हैं। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड तो है, इसके अंदर वेक्टर ऐड हो चुका है, ये ट्रांसफॉर्म्ड है। फिर हमने इसको टेट्रासाइक्लिन में रखा, टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो नहीं हुआ, यानी कि जो दवाई थी उसके अंदर ये ग्रो नहीं हुआ। मीन्स यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन का क्या हो गया है? इनएक्टिवेशन हो गया है। क्या ये अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना? देखो, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट ये हैं। इनको अपन ने सबसे पहले एम्फिसिलिन वाले मीडियम में रखा। कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। सबसे पहले हमने इनको एम्फिसिलिन वाले मीडियम के अंदर रखा। तो एम्फिसिलिन में कौन ग्रो करेगा? ए तो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि ये तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, इसके अंदर कोई वेक्टर नहीं आया है। बी वाला ग्रो करेगा क्या? यस, बी वाला तो ग्रो कर जाएगा, ए वाला ग्रो नहीं कर पाएगा। क्या सी वाला ग्रो कर पाएगा? यस, बिकॉज ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास है, तो सी भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ ने, फर्स्ट एम्फिसिलिन ने मुझे क्या बताया है कि ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड के बीच में आइडेंटिफिकेशन करवाया। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट कि ट्रांसफर्ड हुए हैं होस्ट के अंदर या नहीं हुए हैं, इसका पता लगाया है बाय द एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के थ्रू। अब अपन इसको जो है इनको रखने जा रहे हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। अब इस टेट्रासाइक्लिन के अंदर बी तो ग्रो करेगा
क्योंकि बी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, इसके पास रेजिस्टेंस जीन है। लेकिन जो सी वाली है ये सी ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ तो इंसर्शन कर दिया है, अब ये ग्रो नहीं करेगी। तो इसने हमें क्या बताया, टेट्रासाइक्लिन ने हमें बताया कि रिकॉम्बिनेंट है या नॉन रिकॉम्बिनेंट, कि अगर जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो तो मर जाएगी, रिकॉम्बिनेंट जो होगी वो तो किल हो जाएगी, बेचारी मर जाएगी। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो जिंदा रहेगी, वो तो ग्रो कर जाएगी। तो इसने मुझे इन दोनों के बीच में सिलेक्शन करवा दिया। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब आपको लग रहा है कितनी बड़ी बड़ी प्रोसेस है, पहले एम्फिसिलिन में रखो, फिर टेट्रासाइक्लिन में रखो, फिर इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। अब सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इज अ troublesome procedure है because it requires simultaneously plating on two plates having different antibody। पहले इसमें रखो, फिर दूसरी एंटीबायोटिक में रखो, फिर चेकिंग करो, बहुत लंबी है, बहुत ट्रबल होता है इसके अंदर, नहीं पसंद नहीं आई। सो देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट। अब यहाँ पर क्या करें, अल्टरनेटिवली सेलेक्टेबल मार्कर्स कब यहाँ पे डेवलप किए हैं, किसको डेवलप किया है, सेलेक्टेबल मार्कर्स को, अल्टरनेटिव, जिसके वजह से अपन रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक। यानी कि अब क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस को डालेंगे। अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंसेस डाले हैं, अगर उनकी प्रेजेंस में कलर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके थ्रू अपन पता लगाएंगे कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन कौन है ना। तो यानी कि कलर के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। अब अपने को अलग अलग पेट्री डिश पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, एक ऐसा सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करेंगे जो क्या करेगा, कलर हमको प्रोड्यूस करके देगा, बाय विच द कलर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं PUC18 वाले प्लाज्मिड को। इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है एंड लेक्साइडजीन है। हमने यहाँ पर अब इसका कंडीशन देखो, ये रहा PUC18। इस PUC18 पे एक जगह पर हमारे पास क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि ये एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, वो ग्रो कर जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर होती है लेग-जेड जीन, है ना, लेग-जेड जीन होती है। लेग-जेड जीन का काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर अपन एक क्रोमेटिक कंपाउंड डालते हैं, कंटेंट डालते हैं जो कलर देता है। तो हमने वहाँ पे यूज़ करा है एक्स-गेल को। एक्स-गेल क्या होता है, कलर प्रोड्यूस करता है। एक्स-गेल हमने क्या करा, एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर हमने इस वेक्टर को डाला, है ना, और उसमें हमने एक्स-गेल डाल दिया। एक्स-गेल क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स की प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर देता है ना, ठीक है। तो हमें जो एक्स-गेल है ये कलर वाला कंपाउंड है, कलरिक सबस्ट्रेट होता है। अब ये क्या करता है, अगर लेग-जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्स-गेल से क्या करवा देगा, ब्लू कलर प्रोड्यूस करवा देगा। अगर लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं हुआ तो क्या होगा, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो क्या होगा, तो फिर जो एक्स-गेल है वो एक्स-गेल हमें ब्लू कलर नहीं देकर क्या आ जाएंगे, फिर हमें वाइट कॉलोनीज देखने के लिए मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर मेरे पास नॉर्मल लेग-जेड है तो मुझे ब्लू कलर मिल जाएगा। अगर लेग-जेड यहाँ पर नहीं है, इनएक्टिवेशन कर दिया गया है बाय द इंसर्शन ऑफ डिजायर जीन, यानी कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन कर दिया गया लेग-जेड जीन पर, तो यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाता तो ब्लू कलर नहीं मिलेगा, हमें वाइट कॉलोनीज मिलेगी। यहाँ पर यही है,
ये LAGZ जीन है, यहाँ पे अपन ने इंसर्ट करवा दिया, इंसर्ट से इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है LAGZ का। अगर ऐसा हुआ है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं बनेगा। तो एक्स गेल जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है, अभी ये क्या करेगा, अगर इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेस मिलता है बाय द LAGZ जीन तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर का प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है, तो फिर ये हमें कलरलेस शो होगा। कैसा, कलरलेस या फिर वाइट, कलरलेस शो होगा, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अपन इससे क्या कर पा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता कर पा रहे हैं। अगर वो रिकॉम्बिनेंट है तो वो कलरलेस देगा, अगर वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो ब्लू कलर दे देगा। अब यहाँ पे वही सिलेक्शन है कि जो हमारी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वो तो किसी भी चीज़ में ग्रो नहीं करेगी, वो तो छोड़ो। अब हमारे पास सिर्फ यही बात रह गई, एक तो है ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक है ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो तो क्या कर जाएगी, ब्लू कलर देगी क्योंकि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना रही है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो हमको वाइट सेल्स मिलेगी। तो अपने को पता लग गया कि जो वाइट सेल्स हैं ये कैसी हैं, रिकॉम्बिनेंट हैं, रिकॉम्बिनेंट हैं। मीन्स इसके अंदर डिजायर जीन ऐड किया है तो यहाँ पे LAGZ का इनएक्टिवेशन किया गया है। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है बेटा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें किसी भी तरीके का कोई इनएक्टिवेशन नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस बना रही है। बीटा गैलेक्टोसाइडेस बन रहा है तभी तो ब्लू कलर की कॉलोनीज मिल रही है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई? अब हमें अलग अलग पेट्री डिश में नहीं रखना पड़ा। अब आ जाते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन सेल्स जीन प्रोडक्ट। अब अपन को प्रोडक्ट बनवाना है। अपन ने रॉ मटेरियल तो मिल चुका है, अब इसको प्रोडक्ट में करना है अपने को। कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हमें जो भी डिज़ायर जीन को अपन ने जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया है, अब अपन उससे स्मॉल लेवल पे प्रोडक्ट बनवाएंगे। तो ये हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, ई कोलाई है। इसके अंदर हमने हमारा प्लाज्मिड को सक्सेसफुली एंटर करवा दिया गया है, रिकॉम्बिनेंट को एंटर करवा दिया है। अब ये क्योंकि इसमें जीन है ह्यूमन की, बैक्टीरिया इज अवर होस्ट सेल एंड प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में ह्यूमन के जीन को ऐड किया गया था। डिज़ायर जो जीन थी वो ह्यूमन की है, तो वो ह्यूमन का जीन का प्रोडक्ट बनाएगी, है ना। तो RNA फिर से ह्यूमन की प्रोटीन बन रही है। तो ऐसी कंडीशन हो रही है। अब क्या करेंगे, इसको स्मॉल स्केल पे लेबोरेटरी में इसकी ग्रोथ करवाएंगे, इस होस्ट सेल की ग्रोथ करवाएंगे, इसका नंबर बढ़वा रहे हैं। तो ये हम पहले स्मॉल स्केल पर ग्रोथ करवाते हैं, अब लार्ज स्केल पे भेजेंगे। रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन है, इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड, अब जो ये कंडीशन है ना, इसको कहते हैं हेट्रोलोगस होस्ट। क्या कहते हैं, हेट्रोलोगस होस्ट, बिकॉज इसके पास खुद का तो है, बैक्टीरिया के पास खुद की जीन्स है, बट अब इसमें अपन ने ह्यूमन का भी डाल दिया तो दो अलग अलग हो गए, है ना। हेट्रो का मतलब हो जाता है डिफरेंट, इसीलिए अपन इसको क्या कह देंगे कि ये हेट्रोलोगस होस्ट है, इसे ही कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब अपन ने ना लेबोरेटरी स्केल पे, स्मॉल स्केल पे अपन ने प्रोडक्शन करवा दिया है किसका, हमारे डिज़ायर का। अब अपन क्या करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पर करना चाहते हैं। तो लार्ज स्केल पे हम यूज़ करते हैं बायो रिएक्टर्स का। बायो रिएक्टर्स क्या होती हैं, वेसल्स होती हैं, है ना, वेसल्स होती हैं जिनके अंदर अपन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करवाते हैं। अभी कैसे करवाते हैं देखेंगे। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, बायो रिएक्टर डेवलप किए गए हैं जिसका वॉल्यूम 100 से लेकर 1000 लीटर तक का है, जहाँ पे अपन कल्चर करवाते हैं। रॉ मटेरियल तो हमें मिल चुका है, अब इस रॉ मटेरियल को अपने को क्या करना है, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है। तो इन बायो रिएक्टर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड बायोसिंथेटिक स्टेज होती हैं जहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनवाया जाता है। अब बायो रिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन और अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस। अब
जो बायोरिएक्टर है, उस बायोरिएक्टर में आपने अपना रॉ मटेरियल डाला है। अब बायोरिएक्टर में बहुत स्पेशल चीज़ होती है कि आप यहाँ पे टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, इसके अलावा विटामिन्स, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों को मेंटेन कर सकती हैं। In the bioreactor, you can maintain these all things like pH, like vitamins, substrate and everything, है ना। ऑक्सीजन तक को भी आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मेन बायोरिएक्टर का यही है कि ये हाई लेवल पे, हाई स्केल्स पे अपने को प्रोडक्ट बनवा कर दे रहा है ना। ये रहा हमारा पहला बायोरिएक्टर, स्टीयरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर क्या है, एक सिलेंड्रिकल है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ इसका जो बॉटम होता है वो कर्व्ड होता है। कैसा, कर्व्ड बॉटम है, ताकि जब इसको अंदर घुमाया जाए, जो भी इसके अंदर चीज़ हो, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या करे, घूमे, है ना। उसके लिए यहाँ पे कर्व बॉटम देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, पंखे जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इन्हें कहते हैं फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। क्या कह रहे हैं, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर। इम्पेलर का काम क्या होता है कि वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर सके। सप्लाई मीन्स मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन को पूरे के पूरे वेसल्स में फैला सके। सबसे पहले देखो क्या होता है, ये हमारा एक टैंक है, बायोरिएक्टर है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टेराइल एयर दी जाती है। एयर इसलिए दी जा रही है ताकि अंदर के जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी होस्ट हैं, उनकी ग्रोथ हो सके, उनको एरोबिक कंडीशन मिल सके, इसलिए एयर दी जा रही है। अब एयर को पूरे टैंक में फैलाने का काम हमारा इम्पेलर कर रहा है। ये जो पंखे वाली से स्ट्रक्चर है, ये इम्पेलर क्या कर रहे हैं, पूरी जगह के अंदर एयर को फैला रहे हैं ताकि हर बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिल सके और वो अपना प्रोडक्ट बनाकर हमें दे। इसके अलावा यहाँ पे मोटर है ताकि अपन इसका प्रेशर वगैरह सब कुछ करें। एसिड बेस को कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ ऊपर की तरफ फोम ब्रेकर होता है, क्योंकि जब ऊपर की तरफ झाग बनने लगते हैं तो उसको ब्रेक करने के लिए फोम ब्रेकर होता है। इस तरीके का पूरा हमारे पास क्या होता है, बायोरिएक्टर होता है। तो ये स्टेयर टैंक रिएक्टर है जो सिलेंड्रिकल होता है, नीचे से कर्व होता है ताकि जो मिक्सिंग है, जो भी उसके अंदर कंटेंट है, उसकी अच्छे से मिक्सिंग हो पाए और ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। अब ये जो फैसिलिटेट होता है वो मिक्सिंग करता है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को भी मेंटेन करता है थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। अल्टरनेटिवली यहाँ पे एयर होती है जहाँ पे बबल्स बनते हैं इस रिएक्टर के अंदर। तो ये स्टेराइल टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है। इस बायोरिएक्टर में हमने जो बैक्टीरियाज डाला है, जो भी हमने रिएक्टेंट्स डाले हैं, उससे हमें प्रोडक्शन करवाना है। इसके लिए हमें उसकी ग्रोथ करवानी पड़ेगी। ग्रोथ करवानी है तो उसको एयर भी देना पड़ेगा, पीएच भी देनी पड़ेगी, और ऊपर जो झाग बनेंगे उनको हटाना भी पड़ेगा, और जो ख़राब चीज़ें उनको बाहर निकालना भी पड़ेगा, जो भी वेस्ट चीज़ें उनको बाहर निकालना भी पड़ेगा। नेक्स्ट हो जाता है हमारा बायोरिएक्टर, स्पार्ज स्टायर टैंक बायोरिएक्टर। ये थोड़ा उसका एडवांस्ड वर्जन है फर्स्ट वाले का। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एयर के बबल्स बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन बबल्स होते हैं, जिससे कि इनका क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा है। सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एरिया। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र, तो उसके ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं ताकि क्या कर सके, पूरा फैल सके। और ये स्टीरर है जो क्या करता है, इसको पूरे को घुमा रहा है, ठीक है, और सब चीज़ें मिक्स कर रहा है अच्छी तरीके से। फिर अब यहाँ पे दो तरीके के सिस्टम होते हैं, टू टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम होता है। एक होता है बैच कल्चर और एक होता है कंटिन्यूस। बैच कल्चर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक है, ये 100 ml का है। अगर मैं इसमें सिर्फ 100 ml की ही चीज़ें डाल सकती हूँ, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे को खाली करना पड़ेगा, फिर से साफ़ करना पड़ेगा, फिर ऐड करो। सिर्फ 100 ही ऐड कर सकते हो, फिर निकालो, फिर साफ़ करो, फिर ऐड करो, फिर निकालो, फिर साफ़ करो। तो ये क्या होता है, हमारा अच्छा नहीं होता है ना। तो इन दिस कल्चर द मीडियम इज़ टेकन ओनली वंस। सिर्फ आप एक बार ही मीडियम ले सकते हो, उसके बाद वो यूज़ होने के बाद फिर आपको पूरा हटाना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है। लेकिन कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक पूरा हमारे पास सिस्टम है जहाँ पर ऐड भी होता जाता है और जो वेस्ट है वो निकलता भी जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इन दिस कल्चर, द यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड आउट, जो भी यूज्ड है, जो यूज हो चुका है, अब उसको क्या करेंगे, बाहर निकाला जाता है एक साइड से, जबकि ये रहा इस साइड से तो यूज वाले को निकाला जा रहा है और इस साइड से क्या करा जा रहा है, न्यू वाले को ऐड किया जा रहा है। While the fresh medium is added from the other sides. In this culture, cells are maintenance in their physiologically most active phase, यानी कि log और exponential phase के अंदर बनी हुई रहती है। इसमें हमें कोई झंझट नहीं है कि पूरा खाली करो फिर नया भरो, ऐसा नहीं होता। एक तरफ से हम जो यूज है, जो बेकार चीज़ है उसको निकालते हुए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम नया मीडियम, फ्रेश मीडियम को ऐड भी करते हुए जा रहे हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की। हमने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन अब क्या उस रो प्रोडक्ट का पैसे ही सेल कर दोगे क्या, ऐसे ही मार्केट में पहुंचा दोगे क्या, नहीं। अब यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होगी, अब यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत फिनिशिंग करी जाएगी। समझो कि फिनिशिंग कर रहे हैं, अब अपने प्रोडक्ट की फिनिशिंग कर रहे हैं, इसको मार्केट में भेजने के लिए रेडी कर रहे हैं। जैसे कि पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन फंगाई होती है, फंगाई के वजह से पेनिसिलिन बनाई जा रही है, प्रोडक्शन किया जा रहा है लार्ज स्केल पे। फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको फिनिशिंग दे रहे हैं, उसका चेकिंग कर रहे हैं एंड देन उसको प्रोडक्ट में एज अ एंटीबायोटिक सेल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ the biosynthetic stage, the product has been subjected through a series of process before it is ready for marketing as a finishing product. बायोसिंथेटिक स्टेज इन बायोरिएक्टर। अब अपन क्या करेंगे, जो भी बन गया उसको सेपरेट करो, अपने प्रोडक्ट को निकालो, उसको प्योरीफाई करो कि जो भी बेकार चीज़ें हैं उनको हटा दो, बस हमें जो हमारा मेन चीज़ चाहिए वो निकालो, प्योरीफाई करो। फिर अब उसका प्रिजर्वेशन करेंगे, उसके बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल एंड देन पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद मार्केटिंग में प्रोडक्ट के लिए भेज देंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती है ना। तो होती तो पूरी प्रोसेस में यही है कि आप सबसे पहले बायोरिएक्टर से अपना सेपरेट करो प्रोडक्ट को, फिर उसको हम प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के बाद उसको फॉर्मुलेटेड किया जाएगा, एक प्रिजर्वेटिव के साथ रखेंगे, फिर उसका क्वालिटी देखेंगे कि सही है या नहीं, कंट्रोल करेंगे कितना हमें कितना भेजना है ना। उसके बाद पैकेजिंग करके मार्केट में भेज देंगे। यही होती है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब कुछ क्वेश्चन जो कर लेते हैं। The following diagram showing restriction site in E. coli cloning vector PBR322 find the role of X and Y gene। यहाँ पे आपको X और Y जीन का रोल पता करना है। ये आपका नीट यूजी 2024 का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ X और Y का फंक्शन बताना है। अब देखो जो Y है यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगी, रोप, और X पे क्या मिलेगा आपको, ओराई। तो अब तो आप बता पाओगे। स्टेटमेंट पढ़िए। फर्स्ट कहता है कि जीन X रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड, क्या ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो फर्स्ट तो गलती हो जाता है, मत पढ़ो। द जीन X रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA, और हाँ ये कर रहा है। Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है ये भी कर रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। The gene X is for protein involved replication of plasmid and Y resistance to an antibiotic, नहीं। Gene X is responsible for recognition site, नहीं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको प्लाज्मिड में पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ओराई है ना, किसके पास रोप है, किसके पास रेजिस्टेंस जीन है and all that। The TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens stands for, जो TI का ये है, ये क्या बता रहा है, ये TI plasmid किसको बता रहा है, ट्यूमर इनहिबिटिंग नहीं है, ट्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। क्या कहते हैं TI को, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। हमेशा इनकरेक्ट करेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। इनकरेक्ट पूछ रहा है यानी कि गलत स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। एक बायोरिएक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, यस दिस इज ट्रू। फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर
ऑफ स्टायरिंग टाइप, यस, ऐसे ही तो बायोरिएक्टर किसी स्टायर टाइप ही तो होते हैं। बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया, व्हाट स्मॉल, भैया बायोरिएक्टर स्मॉल स्केल पे थोड़ी है, लेबोरेटरी पे थोड़ी कर रहे हैं, ये लार्ज स्केल पर होता है, स्मॉल पे नहीं होता, ये लार्ज स्केल पे होता है, तो ये तो गलत हो गया। बायोरिएक्टर हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, यस वो होता है। तो हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। Which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? कौन सी स्टेटमेंट DNA पॉलीमरेज के लिए गलत है जो कि PCR में यूज़ होती है? सही बताना, सॉरी ट्रू स्टेटमेंट बताना है। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि PCR में कौन सा DNA पॉलीमरेज यूज़ होता है? टेक पॉलीमरेज यूज़ होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे बतानी है। पहला कह रहा है इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नहीं भैया, जो टेक पॉलीमरेज है ना, ये टेक पॉलीमरेज को बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? थर्मस एक्वेटिकस। एक्वेटिकस ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये हाई डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहता है, तो इस बैक्टीरिया से ये जो पॉलीमरेजेस को आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इस डीएनए पॉलीमरेज को अपन टेक पॉलीमरेज कहते हैं। इट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, यस, तभी तो हमने क्या है, क्योंकि पीसीआर में तो हाई टेम्परेचर दे रहे हैं ना। दिस इज यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस डीएनए इन रेप्लिएंट सेल, नहीं। इट सर्व एज ए सेलेक्टेबल मार्कर, ना, ये केवल हाई डिग्री टेम्परेचर पे रहता है, ये अपन को समझ में आ गया। नेक्स्ट कहता है द टेक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे इसको लिया गया है बेटा? अभी बताया, थर्मस एक्वेटिकस से इसको लिया गया है, नाम से समझ में आ रहा है, TAQ, थर्मस एक्वेटिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्ट्रीट टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर, किस लिए डिजाइन किया गया है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, यस। एंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर, ना, एनारोबिक नहीं, एरोबिक कंडीशंस देता है। प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, ये हो जाता है अपना डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। किस में होता है ये? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर होता है। एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट, ना, तो अपना क्या आंसर हो जाएगा बेटा? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग कोल्ड, क्या कह रहा है? ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पे सेपरेशन प्योरिफिकेशन किया जा रहा है ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग से पहले? तो वो हो जाता है अपना बायो प्रोसेसिंग। Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? बहुत सिंपल है, रिट्रोवायरस, बिकॉज क्या कह रहा है? ह्यूमन का लिम्फोसाइट, तो रिट्रोवायरस यूज होता है। नेक्स्ट है द एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले बताओ डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद एनेलिंग, एनेलिंग के बाद एक्सटेंशन, ये फोर्थ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन, नहीं, जेल का हम एम्प्लीफिकेशन में यूज नहीं करते। द पॉलीमरेज एंजाइम ज्वाइन द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द वेक्टर, नहीं, ये ज्वाइनिंग का काम नहीं करता, वो तो लाइगेस करता है ना, तो ये तो गलत हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड आर परफॉर्मेड बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफिकेशन डीएनए मॉलिक्यूल विदिन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ऑप्टिमम कंडीशन, ये तो सही है। पीसीआर को यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए, ना,
तो ये क्या हो गए हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए कि किस तरीके से आपने जो पढ़ा है उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बायोटेक्नोलॉजी समझ में आई है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।